हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 के जो है की एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 की बात करेंगे। 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज में 1.4 में तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात की गई है। 1.3 में कुछ नंबर्स है जिनको इरेशनल प्रूफ करने के लिए कहा गया। √3, √4, √2, √5 इस टाइप के नंबर्स को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। आइए देखते हैं कि क्या करते हैं, एक्चुअल में है क्या कॉन्सेप्ट इसका। मतलब मान लीजिए आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल जो है √2 इरेशनल है, तो ध्यान दें क्या कर सकते हैं आप। हम ये मानते हैं कि जैसे देखिए स्टेप्स तो आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में भी बताया गया और उसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के स्टेप्स को आपको वहां पर भी देख लेना है। यहां पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं उसको कि एक्चुअल में है क्या पूरा प्रोसेस। √2 को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो हमने माना कि थोड़ी देर के लिए रिज्यूम किया जाता है कि इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। मतलब यहां पर करना क्या होता है कि हमें अपनी बात को गलत जो है प्रूफ करना होता है। हम इसको रेशनल मानेंगे और बाद में हम कहेंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो हमने माना कि ये जो है जो √2 है वो रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो फिर ये R/S के इक्वल है। लेकिन R और S में हो सकता है कुछ कॉमन फैक्टर्स हो, तो अगर हम इस कॉमन फैक्टर को हटा दें, मतलब कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड, कॉमन फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ 10/20। अब 10/20 में कॉमन फैक्टर क्या है? 10। 10 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से ये भी डिवाइड होगा, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10 और 10 2 जा 10, यानी कि सिंप्लीफिकेशन की बाद में इसका आंसर 1/2 आता है। और अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब देखा जाए तो इसमें कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ऐसे दो नंबर जिसमें कॉमन कुछ नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। 1 को छोड़ करके, 1 तो सभी में कॉमन होगा। तो ऐसे ही हमने माना कि √2 जो है वो R/S के इक्वल है। अब R/S में हो सकता है कुछ कॉमन हो और हम उस कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिली वो हो गया √2 इक्वल टू, मान लीजिए आया A/B। मैं एक एग्जाम्पल गिवन है, उस एग्जाम्पल को ही वास्तव में एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी के की हिंट से आप, क्योंकि आपको मान लीजिए अगर प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा वहां से देख सकते हैं कि लिखना क्या है, कैसे है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो हमने माना कि √2 R/S के इक्वल है। R/S में अगर कुछ कॉमन था, हमने उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो फाइनली जो रिजल्ट मिला हमें वो A/B मिला, यानी कि √2 जो है वो अब A/B के इक्वल है। हमने एज्यूम क्या किया है कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब A/B में चूंकि कॉमन फैक्टर कुछ नहीं, इसका मतलब A और B क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमने मतलब को प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि इसमें 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ये किसी भी एक नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा A इक्वल टू √2B। ये हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उसके बाद आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा A² इक्वल टू 2B²। आप ध्यान दें आप इसमें कि A² इक्वल टू 2B² है। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर A² के दो फैक्टर यहां पर आ रहे हैं, A² जो 2B² के इक्वल है, यानी कि A² का एक फैक्टर 2 है और दूसरा फैक्टर B² है। बात समझ रहे हैं हमारी? जैसे मान लीजिए यहां पर आ रहा है 12 इक्वल टू आ रहा है 6 × 2। अब 12 के दो फैक्टर्स है, एक 6 है दूसरा 2 है। इसका मतलब जो 12 है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर का मतलब है फैक्टर से हमेशा गिवन नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर A² का एक फैक्टर 2 है तो फिर इसका मतलब 2 से A² डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2 का A² का एक फैक्टर 2 है, A² 2 से डिवाइड होगा। अब एक अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो ये बताती है कि अगर कोई नंबर है ना, किसी नंबर का स्क्वायर किसी गिवन नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी हमेशा डिवाइड होता है उस नंबर से। जैसे हम ये कहें कि 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो 100% 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आगे लिख सकते हैं भाई जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो ये बताती है हमको कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर भी उससे डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर A² P से डिवाइड हो रहा है तो A भी P से डिवाइड हो जाएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की।
तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। अब अगर ए भी 2 से डिवाइड होगा इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एक फैक्टर 2 है, मतलब 1 के, हमने कहा कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं, लेकिन हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि ए का एक फैक्टर 2 भी है, ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, कि एक चीज हमने यहां पर प्रूव किया कि ए का एक फैक्टर 2 है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं। अब अगर मान लीजिए ए का एक फैक्टर 2 है, मतलब यानी कि ए को हम 2c लिख सकते हैं। भाई हमने क्या किया, ए को 2 से डिवाइड किया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो c है, तो हम क्या कह सकते हैं 2 इंटू सी वास्तव में ए के इक्वल आ जाएगा। भाई आप क्या करते हैं, भाई हमने क्या किया 2 से अगर हमने ए को डिवाइड किया और रिजल्ट आया सी और यहां पर कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा कि ए का एक फैक्टर 2 है, तो फिर 2 इंटू जो भी बचा हुआ पोर्शन है, ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ए इक्वल टू 2c आप कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से एक बार करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2c स्क्वायर, नहीं सॉरी 4c स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। और इधर आपको ध्यान होगा कि अभी हमने इससे पहले जो लिया था, हमने कहा था कि √2 इक्वल टू ए अपॉन बी किया था, और इसमें क्या हुआ था a इक्वल टू √2b आया था, और a स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 2b स्क्वायर, ये आया था जैसे पिछले जो पोर्शन हमने आपको बताया। यानी कि जो a स्क्वायर है इसको भी आप लिख सकते हैं 2b स्क्वायर, क्योंकि पीछे आप चेक करिएगा जो हमने इससे पहले बताया उसमें हमने एक रिलेशन दिखाया था कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, उसी बेस पे तो मैंने बताया था कि जो है ए स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है तो ए स्क्वायर ए का भी एक फैक्टर 2 होगा। तो यहां पर हमने ए स्क्वायर को 2b स्क्वायर कर दिया और ये हो गया 4c स्क्वायर। अब आप 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से जब डिवाइड होगा तो सिर्फ b स्क्वायर बचेगा और इधर 2c स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहां पर क्या मिला आपको, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इसमें क्या हुआ कि b स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, दूसरा c स्क्वायर, दो फैक्टर हुए b स्क्वायर के। इसका मतलब जो b स्क्वायर है वो 2 से भी डिवाइड होगा और c स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। अब अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से आप ये कह सकते हैं कि अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि b का एक फैक्टर 2 है और a का भी एक फैक्टर 2 था, इसका मतलब a और b का कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो आपको मिल रहा है और वो क्या है 2। और हमने क्या कहा था कि जो a √2 इक्वल टू ये जो a अपॉन b है इसमें a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने यही बात तो कही थी कि भाई हमने कॉमन फैक्टर से तो इसको डिवाइड कर दिया था, जो बचा था वो तो को प्राइम था। अब को प्राइम था इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि a का भी एक फैक्टर 2 है और b का भी फैक्टर 2 है, यानी कि a और b का एक कॉमन फैक्टर तो 2 है ही, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। यानी कि हमने जो अज्यूम किया वो 100% गलत, और अगर हमने जो अज्यूम किया था कि वो गलत है इसका मतलब √2 हमने अज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, और चूंकि हमने अपनी बात को गलत प्रूव कर दिया इसका मतलब √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही √3 के लिए आप कर सकते हैं, √4 के लिए करते हैं, पूरा प्रोसेस वही है। √5 के लिए भी, √4 के लिए करने की जरूरत नहीं, √4 तो रेशनल नंबर है। √5 के लिए, √5 में भी आप वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और वैसे ही आंसर आ जाएगा। भाई वहां पर क्या है, वैसे √5 इक्वल टू मान लीजिए a अपॉन b आ रहा है तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू √5b, या a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर बनेगा, और उसी तरीके से हो जाएगा a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो a का भी एक फैक्टर 5 होगा। फिर हम a को 5c के इक्वल करेंगे और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हुआ, और a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां पर जो a स्क्वायर इसको आप 5b स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर हो गया। इधर साइड में मैं दिखा दे रहा हूं। तो अब 5 से अगर डिवाइड करें तो बोथ साइड इसमें, या 5 है ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। तो आपने क्या देखा कि b स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो b का भी एक फैक्टर 5 होगा। तो आपने क्या देखा कि a का भी एक फैक्टर 5 है, b का भी एक फैक्टर 5 है, तो वही चीज यहां पर भी आ गई कि हमने जो अज्यूम किया वो गलत। मतलब कहने का ये है कि जितने भी है, √2 है, √3 है, √5 है, इन सबको अगर आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो उसकी वर्किंग जो है वो सेम है सभी पार्ट्स की, और एग्जाम्पल में गिवन भी है, और आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टेप्स को उसी तरीके से समझना है। तो कुछ तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं।
बाकी देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, जैसे एक लिखा है 6 प्लस रूट 2, आपको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है, या 3 प्लस 2 रूट 5 ये इरेशनल है, आपको ये प्रूफ करना है। तो आप इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 6 प्लस रूट 2 आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो हमने यहां पर भी ये माना कि ये रेशनल है। रेशनल है तो ये ए अपान बी के इक्वल होगा, जिसमें ए और बी क्या है, को प्राइम है। ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है 6 को आप उधर कर लीजिए, तो 6 को जब आप उधर करेंगे तो रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा ए अपान बी माइनस 6 कर दिया हमने, या रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस 6 बी अपान बी। और चूंकि ए और बी दोनों इंटीजर थे, है ना, दोनों क्या इंटीजर हैं, आप इंटीजर कह सकते हैं इसको, या को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, तो भी वो इंटीजर ही होंगे। तो यहां पर क्या है कि ए और बी चूंकि ये दोनों इंटीजर थे, यहां पर बी होगा, तो इसका मतलब ये तो आपका रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि पी अपान क्यू की फॉर्म में है, और ये रूट 2 आपको पता है कि इरेशनल है। तो कोई भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये वास्तव में जो हमने एज्यूम किया यहां पर भी हम गलत हैं। ये क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक, मतलब इस पूरे एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि उसको रेशनल एज्यूम करना है, और बाद में ये प्रूव कर देना है कि हमने जो माना वो गलत है। जब वो गलत है तो जो दूसरी बात हुई वही सही होगी, मतलब अगर ये रेशनल नहीं है तो फिर ये इरेशनल होगा। तो ये तो हो गया आपका 1.3 में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखिए 1.5 एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, सॉरी 1.4 में 1.4 में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, वहां पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात की गई। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाए। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब लगातार कुछ ना कुछ आता रहेगा। आप जैसे 3 से 10 को डिवाइड करिए तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, डेसिमल लगा दिया तो 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, फिर बचा इसमें 1, डेसिमल लगाइए, आप 0 बढ़ाते रहिए तो कंटिन्यू 3 3 3 आता रहेगा। यानी कि ये क्या होगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये कहीं पर भी रुकेगा नहीं। जब कहीं नहीं रुकेगा तो क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक रेकरिंग होता है, दूसरा नॉन रेकरिंग होता है। रेकरिंग का मतलब रेकरिंग या रिपीटिंग की बात है, मतलब डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं, वो रेकरिंग हो गया। और जब डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं तो वो नॉन रेकरिंग होता है। तो वास्तव में जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रिपीटिंग है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3.3333 ऐसे आता है, इसको 3.3 बार लिखते हैं, ऐसे पॉइंट बना देते हैं या एक लाइन बना देते हैं, ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये डिजिट वास्तव में रिपीट हो रहा है। ऐसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ हो 4.37 ऐसे लिखा, और यहां एक इसका मतलब 373737 ये चल रहा होगा कंटिन्यू। तो ये तो रिपीटिंग है। रिपीटिंग नंबर्स को आप ये पान क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में ये किया था, 9th क्लास में ये चीजें आपको बताई गई थी। और जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग का मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे लिखा हुआ 2.101000100001 इस तरीके से चल रहा है, मतलब एक बार 0 आया, फिर 2 बार 0 आया, फिर 3 बार 0 आया। अगर कुछ इस तरीके से अगर नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग भी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं आप इसको। तो ऐसे नंबर्स को पी अपान क्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में बताया गया, सिर्फ ये कहा गया है कि आपको इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ ये बताना है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो उसके लिए किसी भी फ्रैक्शन को आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना हो कि वो रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करना पड़ता है, उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करिए, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टर्स में या तो 2 आना चाहिए, सिर्फ 2, या फिर सिर्फ 5 हो, या फिर 2 है ना, 2 एंड 5 हो। मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ आ गया तो 100% वो टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए 5/8, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 आएगा। 5 क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के अलावा कुछ नहीं आया। तो अगर आप 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह उसका कैलकुलेशन रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, वो टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने यहां लिखा 5/21, अब 21 में क्या हुआ, 5 इंटू 3 इंटू 7 आ रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें ना तो 2 आया ना ही 5 आया।
या फिर मान लीजिए ऐसे लिखा हो, ध्यान दें, अगर यहां पर 15 है ना, 5.15 हमने लिखा है, तो 15 के फैक्टर्स में क्या आएगा, 3 इंटू 5 आएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर आ गया जो फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में एक फैक्टर तो 5 है, बट साथ में आ गया 3, और 3 अगर आ गया है इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा। आप डिवाइड करेंगे तो डिसिमल के बाद लगातार कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक, तो आपको क्या ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में, है ना, जैसे मान लीजिए 25.10 लिखा है, तो 10 के फैक्टर्स क्या होगा, 5 इंटू 2 आएगा। तो अब इसके फैक्टर्स में 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता, वो कंटिन्यू रिपीट करेगा। तो ये 1.3 और 1.4 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको ट्राई करेंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, क्योंकि सिंपल एक्सरसाइज है। थोड़ा सा जो √3 √4 के क्वेश्चंस, उसके स्टेप्स को आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल पे नजर डालें, क्योंकि एक पॉइंट्स उसमें लिखा गया है कि लिखना क्या है आपको, क्योंकि स्टेप्स उसको थोड़ा ध्यान देना है। सभी क्वेश्चंस में बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन बेसिकली जो आते हैं वो √2 √3 √5 √7 इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए आता है। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, तो आप लोग 1.3 और 1.4 के क्वेश्चंस को करेंगे, और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।